हेलो बच्चों, मैं आज आपको प्रिज्म के बारे में आगे बताने चल रहा हूँ। प्रिज्म की अगली हेडिंग जो है वो है आपकी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, पुनः फिर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में जो मैं आपको बताऊंगा उसे आपको नोट करना है। ठीक, चित्र को देख करके मैं आपको थ्योरी लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, एबीसी कोई एक प्रिज्म है। ठीक, एबीसी क्या है? कोई एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण क्या है? कैपिटल ए है। ठीक है, और इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ है, पहला है एबी, दूसरा है एसी। इसको मैं आपको प्रिज्म में बहुत अच्छी तरह से बताया था। ठीक, पहले अपवर्तक पृष्ठ एबी पर एक श्वेत प्रकाश किरण पीक्यू आपतित होती है। ठीक, और इस पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए अभिलंब जो है वो है एनई। तो आपको पता है जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपको दिख रहा होगा ये है अभिलंब, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, सीधे न जा करके अभिलंब की ओर झुक गई, यानी क्यू आर मार्ग पे सीधे निकल गई। ठीक, पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं I1, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं R1। ठीक, इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ की अगर बात करें AC की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि AC के लिए जो पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तित किरण थी वही दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य करती है। ठीक, और ये जो है कांच से वायु में जा रही है, इसलिए जाना इसको चाहिए था सीधे, सीधे ना होकर के ये क्या हो गई? अभिलंब से दूर हट गई। यह प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया गया होगा। ठीक, तो अब आप लोग को पता है कि यह हो गई आपकी निर्गत प्रकाश किरण। और दूसरे पृष्ठ के लिए यदि आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, यानी आपतन कोण क्या होगा आपका? R2। और अपवर्तन कोण कौन सा होगा? अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे इस पृष्ठ में I2 से प्रदर्शित किया गया है। ठीक बच्चों, अब जो है बात करते हैं कि आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा अपवर्तित किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, और बिंदु D पर बना हुआ कोण आपका अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। इसे प्रायः डेल या डेलन से प्रदर्शित करते हैं। डेल बनाने का जो सिंबल होता है वो आपका यही है। ठीक, अगर अल्पतम विचलन की बात करता है तो यहीं पे m लग जाता है। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया, इतना आपको लिखना पड़ेगा चित्र में। ठीक है, अब मैं इसके डेरिवेशन की बात करता हूँ। यदि प्रिज्म आपका पतला मान लिया जाए तो यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ लिखेंगे, वायु के सापेक्ष यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, स्मॉल n हो तो स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन I2 बटे साइन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा n। ठीक बच्चों, ये आपका लिखा जा सकता है यहाँ पर। अब
अब क्या करेंगे, अब जो है मान लेंगे कि यदि I1 व I2 बहुत छोटे हों तो I1 I2 बराबर I और R1 R2 बराबर R लिखा जा सकता है पतले प्रिज्म के लिए। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज क्यू ए आर ई क्यू ए आर ई क्यू ए आर ई में आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कोण ए और कोण ई दोनों ये आमने सामने के कोण हैं, इनका योगफल आपस में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए प्लस ई कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा पुनः क्यू डी आर, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आपके आंतरिक कोण है। कैसे कोण है? आंतरिक कोण है, जो कि अभी पता नहीं है। तो आप लोग को दिख रहा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, यानी ये इसको यहाँ बना दे तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये आपका पूरा I1 है और यहाँ से इसका समद्विभाजक हो गया, ये आपका है R1। ये वाला कोण कितना होगा? आपको पता है अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि ये I1 है, ये पूरा I1 होगा, मगर इसमें से क्या होगा, इसको घटा देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका I1 माइनस R1। क्या जाएगा? I1 माइनस R1। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों I1 माइनस R1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। ठीक बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे पुनः 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 त्रिभुज क्यू डी आर में, क्यू डी आर में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आंतरिक कोण हैं। आंतरिक कोण जो होते हैं उनका योगफल उसी त्रिभुज के शेष बहिष्कोण यानी बाय स्टीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे डेल m इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि I1 प्लस I2 को एक जगह कर लेते हैं, माइनस R1 प्लस R2 को एक जगह, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 बन जाएगा। ये आपका आ गया डेल m। ठीक, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे बच्चा? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक बच्चों, और एक बात आपको और दिख रही होगी यहाँ पर, जो त्रिभुज आपका दिख रहा है वो है तथा त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर में आपको दिख रहा होगा कि R1 प्लस R2 यानी ये तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है? 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक बच्चों, और आपको ये भी दिख रहा होगा, इसे मान लेते हैं यदि समीकरण नंबर क्या, इसे मान लें यदि समीकरण नंबर 3 मान लें, तो आपको 1 और 3 अगर ध्यान से देखें तो इसका RHS आपस में बराबर है, RHS आपस में बराबर है।
इसका LHS भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो कैसे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो एक में क्या है बच्चों, एक में है कोण ए, यानी इसे ए भी लिख सकते हैं, प्लस कोण ई, यानी इसे ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसका क्या है R1 प्लस R2 और प्लस में ई। ई को बोलें तो ये कोण ई भी है और इसको ई भी लिखा जा सकता है, ठीक, केवल ई भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल ही है ये, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ई से ई हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ए इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 और इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसे फोर्थ। क्या मान लेंगे, फोर्थ। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर यदि, यदि यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो I1 बराबर I2 बराबर I तथा R1 बराबर R2 बराबर R। तो समीकरण समीकरण 2 व 3 से, 2 व 4 से बच्चों, 2 व 4 से आपको दिख रहा होगा, 2 है आपका डेल एम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक, और 4 है आपका A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो पहले मैं 2 की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एम इज इक्वल टू, डेल एम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो इसमें बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा I1 और I2 का मान क्या है, आपस में बराबर है, यानी I प्लस I, और इसका मान हम अगर समीकरण से देख लें, आप लोग कहाँ से, 4 से देख लें, इसका मान है A। क्या है, A, ये हो जाएगा डेल एम, ठीक, और I1 I मिलकर कितना आई, ये हो जाएगा 2I माइनस का A, ये हो जाएगा डेल एम, ठीक बच्चों। I का हमें क्या निकालना है, मान, यहाँ पे लिख देंगे कि 2I इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, ठीक, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए बटे 2, ठीक है। यहाँ से I का मान आ जाएगा। पुनः अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे समीकरण 4 की तरफ। तो आपको समीकरण 4 दिख रहा होगा, ये है A बराबर R1 प्लस R2, A बराबर R1 प्लस R2, तो R1 R2 यहाँ भी बराबर है, R प्लस R इक्वल टू 2R, A बराबर, R बराबर हो जाएगा A बाई 2, R बराबर हो जाएगा A बाई 2, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या है बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक। तो n का मान क्या है, n है आपका अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई का मान हम लोग निकाल रखे हैं क्या, डेलियम प्लस ए बाई 2, ठीक, और पूरे का अपान आर का मान निकाल रखे हैं हम लोग क्या, साइन ए बाई 2,
ये आपका आर का मान है। ये बच्चों हो गए आपके प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। ये आपका बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट सूत्र बच्चों। इसे आप लोग वीडियो को दोबारा बैक करके समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ ना आ जाए। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।